आप अपनी बात भी रख रहे हैं लेकिन वो आप प्रवचन के जोन में नहीं जा रहे, वो बैलेंस आप कैसे स्ट्राइक करेंगे? अगर कहानी इंगेजिंग नहीं होगी, सुनने वाले को या देखने वाले को पकड़ के नहीं रखेगी, तो फिर वो मैसेज तक के लिए रुकेगा नहीं। इंटरव्यू से पहले अगर मैं उनसे पूछता हूँ बड़ा अच्छा इसमें डायलॉग से किसने लिखे, काफी बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को पता भी नहीं होता। मध्यकाल में था कुछ पॉपुलर, बहुत कमर्शियली हिट बड़े राइटर हुए, सलीम साहब, जावेद साहब, उनको आम जनता भी जानती थी। आज के दौर में बता दो कि ऐसे 10 लेखक का नाम आम जनता तक पहुंचता ही नहीं। तो सम्मान देना पड़ेगा लेखकों को, और धन भी देना पड़ेगा, और खोजना पड़ेगा कि राइटर्स कहाँ से आएंगे। हेलो सर, पंकज त्रिपाठी से मिलवा दो, हम्म। नहीं तो हम जैसे क्राइम एंड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बस क्रिमिनल्स और नेताओं से ही मिलते रहेंगे। तो मैं मुंबई स्टार बनने या बहुत सारा दौलत कमाने नहीं आया था। मैं मुंबई यही इज्जत कमाने आया था। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और आप देख रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा, और हमारी बातचीत हो रही है फरीदून साहब के साथ। स्टे कनेक्टेड। आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे साथ में है हरदिल अजीज पंकज त्रिपाठी साहब, कनेक्ट एफएम कनाडा पे। बहुत बहुत स्वागत आपका। पंकज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू दोस्त, आपका भी स्वागत है। पंकज भाई, सो मैं ये शुरुआत करना चाहूंगा। एक मैंने कुछ सवाल मैंने आपके लिए मांगे थे सोशल मीडिया पे। तो हाँ, मुझको एक मैसेज मुझको आया, एक डायरेक्ट मैसेज मुझको आया। एक ये जर्नलिस्ट है, इनका नाम है सागरिका किस्सू। तो ये, सागरिका जी। हाँ जी, तो ये कश्मीरी हैं। और मतलब जाती तौर पे मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बिकॉज बहुत ही बैलेंस्ड इनका इनका जर्नलिज्म इनका होता है। और हम्म। जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से जरूरी भी है। तो उनका मेरे जी। पास मैसेज आया कि हेलो सर, पंकज त्रिपाठी से मिलवा दो, नहीं तो हम जैसे क्राइम एंड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बस क्रिमिनल्स और नेताओं से ही मिलते रहेंगे। लोल। उनको बोलो आप इंटरटेनमेंट की पत्रकारिता शुरू कर दे तो हम मिल जाएंगे। हम कभी ना कभी जूम कॉल पे बातें हो जाएंगी। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म करें। इसमें देखिए, इसमें खासियत यह है कि हाँ। आपको जो है, लोग जो हैं आपको एक अभिनेता के बियॉन्ड देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इनकी यस। ये जो एक इज्जत आपके लिए है, तो ये दर्शाता है कि सिर्फ आपको वो एक इंटरटेनर के, आप इंटरटेनर हैं, कमाल के इंटरटेनर माशाल्लाह। लेकिन ही शी लुक्स एट यू मे बी मोर देन दैट। उनका एक और भी, फिर मैंने उनसे पूछा कि कोई सवाल आपके जहन में है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि दैट नो क्वेश्चन, जस्ट टेल हिम दैट ही इज अ ग्रेट एक्टर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो ओहो। ये जो आपके लिए इज्जत है, तो इट इज बियॉन्ड एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म और यस। पॉलिटिकल जर्नलिज्म। और जो कि एक मेरे ख्याल से बहुत ही एक यूनिक फिनोमिनन है। कैसे देखते हैं आपको इस तरीके की इज्जत आपको जो मिल रही फरीदुन भाई, हम सिनेमा, जब जब से हमारे मन में आर्ट के प्रति चाहत हुई, लगाव हुआ ना, तो मैं मुंबई स्टार बनने या बहुत सारा दौलत कमाने नहीं आया था। मैं मुंबई यही अ, इज्जत कमाने आया था। और चूंकि इज्जत और शोहरत का एक एक वाता है, नाता है, रिश्ता है, क्योंकि एक्टिंग कर रहे हैं तो एक परफॉर्मिंग आर्ट है। तो परफॉर्मिंग आर्ट में शोहरत और इज्जत का मिलना बड़ा जरूरी है, है? दोनों का। तो मैं मुंबई सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था कि मेरे भीतर का जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो और सीखे और ग्रो करे, और मैं ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचूं। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी अभिनय, मेरी क्राफ्ट, मेरी एक्टिंग, प्लस मेरा अपना व्यक्तित्व, अपना आचरण, अपना तरीका, बातचीत का तरीका या सोच लोगों तक पहुंचती है और इस स्तर से कनेक्ट करते हैं। तो सागरिका जी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम और थैंक यू सो मच। हम्म, हम कभी आएंगे, आप जिस शहर में रही, तो मैं अवश्य मिलने का भी प्रयास करूंगा। और यही कमाई है एक अभिनेता की दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। कारण है कि आप कभी नहीं पाएंगे कि मैं कभी भी अपनी तरफ से ये प्रयास नहीं करता हूं कि मैं कौन किस गाड़ी में चल रहा हूं और कैसे घर में रह रहा हूं, ये मैं किसी को बताऊं। क्योंकि वो नहीं है कमाई। कमाई ये है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझ तक पहुंच जाए। क्या बात है, क्या बात है। पंकज भाई, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आपने, जैसे भी आपने आचरण की बात करी है, तो आपके एक इंटरव्यू में आपने जिक्र किया स्वामी विवेकानंद का, कि जब शिकागो में वो गए थे और उनसे कहा गया कि आप मतलब जिस तरीके की आपकी वेशभूषा है तो अनयूजुअल है। तो विवेकानंद साहब ने कहा कि दैट मैं एक ऐसे मुल्क से आया हूँ जहाँ पर
वेशभूषा से ज्यादा जो है उसके जो कैरेक्टर है, किरदार है, चरित्र उसके पे। ऊपर, चरित्र पर उस पर ध्यान जाता है। आपने आचरण की बात करी तो मेरे जहन में वो आया। तो ये जो एक आपने आपने इसके बारे में बात करा है कि आप हमें एक हम जरूरत से ज्यादा फोन्स के साथ में हम गिरफ्तार हो चुके हैं, फोन्स के अंडर में। तो हमें अपने जो आत्मचिंतन है उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है, और आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। तो किरदार की आप जैसे बात की, आचरण की बात करी, आत्मचिंतन की बात करी, आपके आपके जाती जिंदगी में कितनी ये सब चीजें जरूरी बहुत बहुत जरूरी है मेरे लिए। वो बहुत आवश्यक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ज्ञानी पुरुष के साथ बैठा हुआ था, पिछले 1 घंटे से उनको बोल के आया कि मैं मुझे जाना है, फरदून जी के साथ एक बातचीत है। तो मैं पिछले 1 डेढ़ घंटे से हम लोग यही अध्यात्म जीवन, और वो बहुत कमाल के संत हैं। तो उनसे लखनऊ में हूँ, तो उनसे बातें कर रहा था मैं। तो ये बहुत आवश्यक है मेरे लिए, क्योंकि क्या है ना कि एक चीज होती है कि जीवन सफल होना, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आपने अच्छा परफॉर्म किया, उस फील्ड में आप एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचेंगे तो उसको माना जाता है कि ये व्यक्ति सफल है है? अपने फील्ड में। फिर जीवन का एक मीनिंग है सफल होने के बाद सार्थक होना, कि उसकी क्या मीनिंग भी होनी चाहिए। क्या बात। तो मुझे सफलता के संग संग मुझे ये परेशान करती है कि इसको सार्थक कैसे बनाएंगे इस जीवन को, क्या बात। इसका पर्पस क्या है। तो बहुत मायने रखती है। मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ और सोचते रहता हूँ, और चूंकि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है आर्ट से, एक्टिंग से भी। क्या हम बात। किरदारों की मनोस्थिति की बात करते हैं, कोई किरदार कैसा क्यों बिहेव करता है, उसमें डिपेंड है उसकी उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका उसका हिस्ट्री कैसा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है। यही तय करती है कि कोई भी किरदार कैसा आचरण करेगा फिक्शनल दुनिया में। क्या बात। और सेम चीज डिपेंड करता है कि कोई भी व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा रियल दुनिया में। क्या बात। उसमें उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी पढ़ाई, उसका इकोनॉमिकल, फिजिकल, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड बहुत मायने करते हैं, बहुत रोल प्ले करते हैं। तो मुझे कई बार मैं थोड़ा तंग भी हो जाता हूँ कि ऐसी क्या करूं, कि इंसाइटफुल बातें क्यों करता हूँ। मैं सिनेमा का एक्टर हूं तो मैं भी थोड़ा सा कुछ फन और इंटरटेनिंग और कुछ कुछ और टाइप की बातें करूं, बट मुझसे होता नहीं है। एंड ऑफ द डे आप भी आचरण ऐसे प्रश्न पूछते हैं और मैं भी उसी जोन में चला जाता हूँ। नहीं, अब इसी से जुड़ा मैं आपसे एक और सवाल मैं आपसे कहूंगा कि जैसे आप चाहे किसी किसी भी आप अगर वेब शो में हो, किसी भी फिल्म में आप हो, तो एक तुरुप का पत्ता जो है वो, आई थिंक मेकर्स को पता है कि अगर पंकज त्रिपाठी इसके अंदर है तो एक तुरुप का पत्ता उनके पास में है। तो एक एंटरटेनर का जो आपको एक उपाधि आपको जो मिल चुकी है वो आपके साथ में जुड़ चुकी है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें आपने कहा कि आप कुछ आध्यात्म की, जैसे आप कुछ आप बात कह रहे थे, फिर आपने एकदम से अपने को रोका, आपने कहा ये प्रवचन के जोन में जा रहा हूं मैं, तो प्रवचन नहीं करना। तो आई थिंक ये एक समझ होना कि एक इंटरटेनर को वो एक प्रीच नहीं करना चाहिए, प्रवचन नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो उसके बाद फिर पब्लिक बोर होने लगती है। आप उसका अपनी हाँ, उसका बात को महत्व। रखें, सहज तरीके से अपनी बात को रखें आप, और लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा एक होना चाहिए, दिलचस्पी बनी रहना जरूरी है। तो ये जो एक बैलेंस है, कि आप अपनी बात भी रख रहे हैं लेकिन वो आप प्रवचन के जोन में नहीं जा रहे, वो बैलेंस आप कैसे स्ट्राइक करें? वो ऐसे ट्राई करता हूँ कि मैंने अपने बचपन में जो स्टोरी टेलर्स को देखे हैं, जो किस्सा गोई करते लोगों को देखा है, जो रामचरितमानस की कहानी सुनाते हैं। हमारे यहाँ व्यास है, हमारे यहाँ फोक फॉर्म है एक नाच। आज ही उस नाच के एक बहुत ही लेजेंडरी व्यक्ति का कल देहांत हुआ, श्री रामचंद्र माझी। उनको पिछले साल पद्म श्री भी मिला था, संगीत नाटक अकेडमी मिला था, और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। देहात के भिखारी ठाकुर के टीम के एक मेंबर थे। एक लेजेंडरी व्यक्तित्व हुए हैं भिखारी ठाकुर बिहार में, जो बिना पढ़ाई किए उन्होंने विदेशिया कब्र की चोर कुछ 10-12 ब्रिलियंट नाटक लिखे थे। और वो बोल के लिखते थे, क्योंकि पढ़े नहीं थे। तो वाचिक परंपरा के थे, वो बोलते थे और उनके टीम मेंबर उसको याद करके और एक प्ले बनाते थे। और उसमें कोई भी कहानी में, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि किसी भी कहानी में ना एक बात होती है, बिना विचार की कहानी नहीं हो सकती। क्या बात। आप उस कहानी के अंत में कुछ ना कुछ विचार होगा कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, और यह अच्छा क्यों है, बुरा क्यों है, कब बुरा अच्छा हो जाता है, कब ग्रे हो जाता है। तो बिना विचार के कोई कहानी नहीं होती कि इस कहानी का मकसद क्या था, कहानी के अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। क्या बात। लेकिन अगर कहानी इंगेजिंग नहीं होगी, सुनने वाले को या देखने वाले को पकड़ के नहीं रखेगी, तो फिर वो मैसेज तक के लिए रुकेगा नहीं। क्या बात है। बिल्कुल सही बात। और सिनेमा को प्राइमरली हमारे हिंदुस्तान में मोड ऑफ एंटरटेनमेंट माना गया है।
राइट। ये चलचित्र था, जादू करता था, पर्दे पे जादू होता था। पहले तो जादू ही था कि आदमी चलते फिरते हैं, बोलते हैं, और वो एक पर्दे पे दिखाई देंगे। क्या तो बात जब सिनेमा आया होगा, गांव गांव तक पहुंचा होगा, तो ये जादू ही होगा ना यार। बंद कमरे में एक कहानी चालू हो जाती है, एक दुनिया होती है, कुछ किरदार घूमते हैं, बोलते हैं। अब याद करो, कुछ साल पहले, आज से 25 साल पहले, कोई बोलता कि अपना लैंडलाइन फोन जो है वो जेब में लेके घूमेंगे। है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही है। सिनेमा जब आया होगा तो ऐसा जादू हुआ होगा ना कि क्या यार बात है। कुछ लोग घूमते हैं, डायलॉग बोल, रोते भी हैं। अच्छा, और वही नहीं रोते हैं, हमें भी रुला देते हैं उन सीन में। क्या बात है। गुस्सा आता है देख के, तो कुछ तो मैजिक है ये। तो हमारे मुल्क में, और हमारे ही नहीं, मोरलेस पूरे एशिया में या दुनिया में भी, सिनेमा की उत्पत्ति इंटरटेनमेंट पर्पस से हुई होगी, बड़ा एक मोड ऑफ मनोरंजन। लेकिन अगेन, किसी भी कहानी के पीछे एक पर्पस होता है, एक मैसेज होता है, सीख होती है, जो हम जितनी कहानियों से सीख लेते हैं। तो वो संतुलन जरूरी है। और उसको, अब चूंकि अब दुनिया भर की कहानियां बन रही हैं, तो वो तो एक दर्शक सोचेगा ना कि तुम्हारी कहानी अब सीख तो है लेकिन एंगेजमेंट नहीं है। क्या बात है। क्या बात है, मुझे देखो। सीख नहीं चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए। क्या बात है। आपने जैसे बात करी कि 25 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लैंडलाइन फोन हाथ में लेके घूमेंगे, और फिर सिनेमा जिस तरीके से जब स्टार्ट हुआ, तो जिस तरीके से उसकी एक एक रुचि थी उसके लिए। और हमने देखा है, चाहे चाहे वो मुगले आजम हो, चाहे वो शोले हो, जिस तरीके की कामयाबी सिनेमा ने देखी है। लेकिन अभी एक चर्चा हो रही है कि लोग जो है, मतलब काफी काफी सारी चीजें, मैं आपसे आपके में व्यूज जानना चाहूंगा। कुछ लोगों का मानना यह है कि ओटीटी की वजह से लोगों का जो कंजम्पशन है इंटरटेनमेंट का, वो मुख्तलिफ हो गया है, अलग हो गया है। लोग जो हैं वो अपने अपने कन्वीनियंस के ऊपर, अपनी सुविधा के हिसाब से देखना चाहते हैं कंटेंट को, और अलग तरीके का कंटेंट जो है वो कंज्यूम करना चाहते हैं। क्रिमिनल जस्टिस जो है वो एक एक एपिसोड आ रहा है एक एक हफ्ते पे। वो एक रुचि बनी हुई है, मतलब एक हफ्ते तक आप, एक महीने तक आप पूरा एक फिल्म बना के चल रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये चीज है कि शायद एक बॉयकॉट कल्चर है, तो शायद उसकी वजह से सिनेमा के ऊपर कुछ शायद शायद असर हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी जो जो बड़ी इवेंट फिल्में हैं, केजीएफ टाइप की, तो वो जो है सिनेमा हॉल में उनकी रुचि ज्यादा है दर्शकों के जाने के लिए। और जो एक मिडल ऑफ द रोड सिनेमा है, या फिर उस तरीके का जो एक अमोल पालेकर टाइप का जो एक सिनेमा है, कुछ हद तक वो शायद लोग उसको ओटीटी पे कंज्यूम करना बेहतर समझते हो। मे बी शायद इंडस्ट्री जो है इस चीज को समझ नहीं पा रही, या एक्सेप्ट नहीं कर रही है मे बी। आपका क्या मानना है कि ये जो लोगों का जो दिलचस्पी चेंज हो रही है, उसका क्या 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 रीजन है? हाँ, मुझे बहुत अनुमान नहीं है, सही बताऊं तो। मैं ऐसे ही आकलन करके वेग वेग बता सकता हूँ। मुझे वो अनुमान, वो आइडिया है कि मैं अपनी कहानी खुद की बताऊं तो मैं पिछले 15 साल से, मेरा सिनेमा का व्यक्तिगत टेस्ट बहुत अलग है। हम्म। मैं तिथि, कोर्ट, किला, कुछ मलयालम फिल्में, कुछ बंगला फिल्में देखता हूँ। मैं हिंदी का मेन स्ट्रीम का हिस्सा बहुत कम देख पाता हूँ मैं। तो मुझे दर्शकों के ये बदलाव कोविड काल के बाद क्यों आया, मुझे लगता है कोविड काल में 2 साल में लोग ओटीटी बहुत देखे होंगे। वो भी एक वजह है कि वहां दुनिया भर की कहानियां हैं। तो दर्शक का संभव हो कि टेस्ट बढ़ गया कि यार तुम हमको क्या दिखा रहे हो। पहले क्या था कि पहले ऑप्शन भी कम थे। एक तो बनने में भी कम थे, दूसरे रिलीज होने में, कि जो एक कोई फिल्म आई जिसको सारे स्क्रीन उसी को मिल गए, तो राइट। ऑडियंस वहीं जाएगी देखने। और अभी वो नहीं है, अभी सारे स्क्रीन अगर एक फिल्म को मिले, बावजूद उसके दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वहां भी बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है। तो मुझे मालूम नहीं, मैं चूंकि एक्सपर्ट हूं नहीं इस फील्ड का, तो मुझे इसके बारे में जो भी बोलूंगा वैसे ही उड़ती उड़ती बात होगी। बट यस, मुझे इस बात का अनुमान है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट वाली फिल्म है, कि जो जो जनता को, मास को कनेक्ट करे, उनके, हम हिंदी में उनके कंटेंट। अब आप साउथ की बातें करते हैं लोग, मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि साउथ में भी ये 3-4 बड़ी फिल्में ही चली हैं, उसके सिवाय कोई वहां भी नहीं चली है वहां के बॉक्स ऑफिस पे। हम्म। बनी थी 100 फिल्में, या कि कितना नंबर भी था, मुझे नंबर याद नहीं। एक लेख पढ़ रहा था कहीं। तो मुझे आइडिया है नहीं। बट यस, हिंदी में जिस किस्म का कई बार मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम होता है कंटेंट पे, राइटिंग पे, मुझे हमेशा चिंता होता है। कल मैं एक राइटर के साथ बैठा था, वो पूछ रहा था मुझसे कि वो नया राइटर है, नया लेखक है, उसको एक मौका मिलने वाला है, तो भैया मैं पेमेंट क्या मांगू उनसे, मुझे तो, मैं नया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
तो मैंने बोला कि उनसे निवेदन करना कि एटलीस्ट राइटिंग या जो फिल्म का जो बजट है उसका 1 से 2% तो राइटर को दे दो, हम्म। 2% एटलीस्ट दे दो, क्योंकि किसी भी कहा फिल्म की आत्मा राइटिंग में होती है। हम्म। हम तो बीच के दिनों मतलब लेखक को क्रेडिट भी नहीं मिल पाता है। अगर खराब राइटिंग हो तो उस पे अच्छी फिल्म कोई भी अभिनेता नहीं बना सकता है या कोई भी निर्देशक नहीं बना सकता है। एक खराब राइटिंग पे एक बढ़िया फिल्म, एक बढ़िया राइटिंग पे बढ़िया फिल्म औसत डायरेक्टर भी बना सकता है या औसत एक्टर भी परफॉर्म कर सकता है। कई बार हमारे यहाँ वेल रिटन रोल को वेल परफॉर्म रोल मान लेते हैं। क्या बात है। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक राइटिंग में सुधार की बहुत जरूरत है। आए दिन मैं सुनता हूँ कि लेखकों की कमी है, और मुझे मालूम है बहुत सारे लेखक हैं जिनके पास काम नहीं है और काम खोज रहे हैं कई सालों से। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जाती तजुर्बा मेरा ये है कि जब मैं कुछ फिल्मों के प्रोमो देखता हूँ तो मुझे बहुत उसमें जो डायलॉग्स हैं मुझे बड़े अच्छे दिलचस्प लगते हैं। तो जैसे एक्टर से मैं अगर इंटरव्यू से पहले अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि दैट बड़ा अच्छा इसमें डायलॉग्स है किसने लिखे, तो काफी बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को पता भी नहीं होता, स्टार्स को पता भी नहीं होता हाँ कि उसका राइटर कौन है, हाँ विच आई फाइंड लाइक वेरी। अगर आप एक इतने इम्पोर्टेंट हस्ती का अगर आपको नाम भी नहीं पता है तो फिर आप इज्जत क्या करेंगे? और इज्जत अगर आप बिल्कुल। नहीं करेंगे तो फिर वो बिलीव नहीं कर सकते आप उसमें, उस राइटिंग के अंदर, और अगर बिलीव नहीं हाँ। करेंगे तो फिर परफॉर्मेंस कैसे सामने बिल्कुल बिल्कुल। तो वो राइटिंग बहुत बड़ी भूमिका है, और मुझे बीच के बिगनिंग मध्यकाल में था कुछ पॉपुलर बहुत कमर्शियली हिट बड़े राइटर हुए, सलीम साहब, जावेद साहब, उनको आम जनता भी जानती थी। आज के दौर में बता दो कि ऐसे 10 लेखक का नाम आम जनता तक पहुंचता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। आएंगे? तो आप तो सम्मान देना पड़ेगा लेखकों को, और धन भी देना पड़ेगा, और खोजना पड़ेगा कि राइटर्स कहाँ से आएंगे। एक अभी कुछ लैब बने हैं बॉम्बे में, मुझे याद है ओटीटी के बाद से हुए हैं कि कुछ ऐसी ग्रुप्स बने हैं जो राइटर्स रूम बना रहे हैं कि हमारे पास 10 राइटर हैं, हम डेवलप करेंगे नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट। तो ऐसे 2 व्यक्तियों को जानता हूँ, 2 ग्रुप को, जो कि राइटर्स पे काम कर रहे हैं, ऐसा लैब बना रहे हैं। अच्छी बात। हाँ नहीं, बमन बमन ईरानी साहब से मेरी बात हुई थी और वो काफी इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे दो और साल पहले जी बमन सर जब सोच रहे जी थे तो जी। मुझे बताए, और वो एक दिन अभी मिले, बोले कि यार वो जो मैं बोला था तेरे को हो गई। तो सही है। अच्छा, एक ये भी एक परसेप्शन है कि दैट जो एक्टर्स जो जो जमीन से आए हैं और जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिनका कोई बैकिंग नहीं है इंडस्ट्री में, उनको एक काफी एक ऑडियंस जो है वो उनको काफी सपोर्ट कर रही है उसमें। आपका नाम आई थिंक सरे फहरिस्त होता है, मनोज बाजपेयी है, और भी बहुत से काफी एक्टर्स हैं, उनका उनका नाम सामने आता है। तो आप ये इस एक ये जो दौर है उसको कैसे देखते हैं दैट? जी जी जी। मुझे लगता है कि ऑडियंस हमें सपोर्ट करती है, ये करेक्ट बात नहीं होगी, क्योंकि सपोर्ट ऑडियंस तब करती जब हम लॉन्च होते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं लॉन्च होता और पहली फिल्म मेरी ब्लॉकबस्टर हो जाती, तो मैं मानता कि ऑडियंस सपोर्ट कर रही है। मैंने एक एक सीन करके वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट कमाई है। हम तो दो रन, सीन एक सीन करते थे। आपको शायद रन में आपको क्रेडिट भी नहीं दिया गया था। क्रेडिट भी नहीं था, कैरेक्टर का नाम भी नहीं था, और एक्टर का भी नाम नहीं था, डबी आवाज भी दूसरे की थी, मेरी नहीं थी। हम्म। तो मैं पिछले दिनों बोल रहा था कि इसलिए मैं जब भी मेरे साथ सेट पे कोई एक सीन दो सीन करने का अभिनेता आता है ना, कोई छोटा पार्ट प्ले कर रहा है, तो मैं सबको इज्जत देता हूँ, बट उसको ट्राई करता हूँ कि इसको थोड़ा ज्यादा इज्जत दूं, कि इसको थोड़ा तनिक भी असहजता ना हो करेक्ट। कि मैं छोटा पार्ट करने आया हूँ। तो हालांकि मेरा नेचर है, मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, मेरी बुनावट ऐसी है कि मैं, मुझे सेट पे हर कोई उतना ही इंपॉर्टेंट लगता है, जो बिहाइंड द कैमरे हैं, जो लाइटमेंट है, लाइटिंग कर रहे हैं लाइटमैन, मुझे जीव इंपॉर्टेंट है। क्या व्यक्ति बात की पद और व्यक्ति का हायरार्की से ज्यादा मुझे व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, कि एक जीव है। तो इस जीव को मुझे आदर देना है और रिस्पेक्ट देना है। एक मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, जो भी हो, क्या बात उस क्या काम बात। कुछ भी हो। तो वो धीरे धीरे एक एक सीन करके वो, अब मुझे नहीं मालूम कि फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहले एक सीन दिया, 2 सीन मिला होगा, फिर ऑडियंस को पसंद आया, कुछ फिल्म मेकर को अच्छा लगा होगा। मुझे याद है मैंने एक ऐड किया था, उसमें लीडर का रोल था। उसके बाद मुझे 4 फिल्में मिली थी जिसमें लीडर का रोल था। हम्म।
तो मेकर्स को अच्छा लगा यार, वो कौन लड़का है जो लीडर बना था, उसको ढूंढ ढूंढ के बुलाते थे मुझे, कह रहे तुम थे ना उस एड में, हाँ एक आओ ऑडिशन, तो एक नेता का ही रोल है। तो वो एक एक सीन करके धीरे धीरे, इसीलिए मुझे 2004 में मुंबई आया था, और 2022 में हम बातें कर रहे हैं, और ये पिछले 2-3 साल से दर्शक मुझे ज्यादा जानने लगे हैं, तो 12-15 साल लगे हैं। ये कहूं कि बाहर से आने वाले अभिनेता को दर्शक ज्यादा प्रेम देने लगते हैं, पसंद करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस पसंद और प्रेम को पाने में 15-20 साल लगे हैं। वो एक हम्म, सीन दर सीन, फिल्म दर फिल्म, छोटे बड़े करते गिरते उठते पड़ते तक वो कनेक्ट बना है दर्शकों से, और वो वही यात्रा है, वही जर्नी है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है कि किसी सेट पे मेरा ह्यूमिलिएशन हुआ होगा अर्लियर पहले, बट वो पार्ट ऑफ द लाइफ है। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता, मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में होता, मैं कॉटन क्लोथिंग इंडस्ट्री में होता, वहां भी ह्यूमिलिएशन मिलता, क्योंकि वहां मीडिया नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री की बातें हम मीडिया में नहीं करते हैं, तो वहां की कमियां खामियां हमें नहीं मालूम होती है। सिनेमा की हर बात मीडिया में होती है, क्योंकि एक हम्म। पॉपुलर मीडियम है। आपने ये भी आपने जिक्र किया एक इंटरव्यू में कि थोड़ा सा ये जो सेंसेशनलिज्म है मीडिया में काफी, और डिजिटल का जमाना है, कहा कुछ जाता है उसको हेडलाइन कुछ और बना देते हैं। तो कुछ आपको थोड़ा सा वैसे मीडिया में बहुत पॉपुलर है आप, लेकिन कुछ थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं कि दैट। हाँ नहीं, हाँ मैं कई बार रहता हूँ कि मतलब मैं केयरफुल तो नहीं रहता हूँ, मैं ईमानदारी से दिल में आता है वो बोलता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है। क्या बात। जो अच्छा है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ी बुराई भी हो सकती है या होगी, और जो बुरा है वो बहुत बुरा भी नहीं है। मैं किरदारों को भी ऐसे देखता हूँ। यही कारण है कि आप मेरे नेगेटिव किरदार देखेंगे तो उनसे एक कनेक्ट भी बनेगा आपको, कि यार ये आदमी तो है ब्रूटल, खराब काम कर रहा है, लेकिन कालीन भैया को लोग प्रेम भी करते हैं, पसंद करते हैं। वो निगेटिव किरदार है। तो दुनिया को देखने के लिए हमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा ग्रे होना पड़ेगा। कई बार समय का खेल बहुत बड़ा हो जाता है, व्यक्ति से बड़ा समय होता है हमेशा। तो खैर, आपका प्रश्न क्या था मैं भूल चुका हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है। पंकज भाई, आपने कालीन भैया के आपने जिक्र किया, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है मिर्जापुर सीजन 3 की। अ, जिस तरीके का हमने पहले भी बात करा है कि जिस तरीके का एक जो इंटरेस्ट लेवल है, रुचि लोगों की इस किरदार में है आपके, इस सीरीज में है, वो आई थिंक गैर मामूली है। मतलब मुझे हाँ लगता जी है जी जी। कि जिस तरीके का आई थिंक रिस्पॉन्स शोले को मिला होगा, मुझे लगता है कि वेब वेब शोज में जो है मिर्जापुर को वो एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप मजा आ रहा है आपको शूट शूट में, कितना हो चुका है अभी? हाँ चल रहा है, हम लखनऊ में बैठे हैं इस वक्त बात हम्म, करते हुए, उसी की शूटिंग पे आए हुए हैं। हम्म, सो चल रहा है। मुझे तो चूंकि मैं बहुत संपर्क कम रखता हूँ प्रोडक्शन और बाकी चीजों से, मतलब ये मैं राइटिंग पे ही ध्यान देता हूँ, स्क्रिप्ट पे क्या बना है क्या लिखा है, बाकी तो मुझे मालूम नहीं कितना पार्ट कर चुके हैं ये लोग। बट मेरा पार्ट लगभग आधे में है, मेरा खुद का पार्ट। तो वो चल रहा है, मजा आ रहा है गुरु के साथ। हम अभी हम्म, वो वहीं से लौटे हैं शूट खत्म हम्म। करके। आपने ये भी एक इंटरव्यू में कहा कि दैट आप थोड़ा सा गाली गलौज से आप थोड़ा सा परहेज करेंगे। जी 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 जी, मैंने तय कर लिया, मेरे किरदार हम्म। कोई भी किरदार होंगे उसमें मैं अति आवश्यक होगा तो भी मैं उसका क्रिएटिव डिवाइस निकालूंगा। तो चैलेंज काली तब है। तो कालीन भैया का कैसे आपको इंटरव्यू, बिकॉज वो जो जब कालीन आने भैया दो आने अगर दो आने अगर आप। नहीं, अगर वो गाली भी अगर देते हैं तो लगता है कि वो फूल झड़ रहे हैं उसमें। हाँ, मतलब वो वो इतने तो एक खूबसूरती से पूर्वांचली है। मिठास के साथ, पूर्वांचली मिठास होती है उसमें। उसमें हम्म। गाली से ज्यादा कम्युनिकेशन होता था। लेकिन मैं अब कुछ क्रिएटिव डिवाइस निकालूंगा कि जो असर पैदा कर दे उतना ही, लेकिन गालियों का प्रयोग ना हो। क्योंकि करेक्ट। क्रिएटिविटी का फील्ड यही है ना, कि मारने के सीन में हमने थप्पड़ एक्चुअल में मार दिया, तो फिर हम्म। अभिनय कहाँ हुआ। हम क्या नकली बात। करते हैं और उसका इम्पैक्ट ऑडियंस तक पड़ जाए कि यार वो माय गॉड इसको तो चोट लग गई होगी। तो हम ये चीज क्यों नहीं क्रिएटिव लैंग्वेज कुछ निकाल सकते हैं। हालांकि मैं एक विशुद्ध करके एक शब्द निकाला था सीजन 2 में, वो मैं ही स्क्रिप्ट में नहीं था। वो नई गाली थी, हमने इजाद करी थी। बट हम्म। वो इजाद भी नहीं करना, उसका कुछ क्रिएटिव डिवाइस निकालना है। देखते हैं, लेट्स सी कैसा होगा। और पंकज भाई, जैसे माधव मिश्रा का जो किरदार है उसमें जो उनकी पत्नी से जो उनका जो सारा संबंध है, जिस तरीके से दर्शाया गया है, आई थिंक वो बहुत दिलचस्प है। आपने आपने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि दैट सिर्फ जो किरदार जो एक्सपेक्टेड है, फॉर एग्जांपल जैसे कि माधव मिश्रा लॉयर हैं,
तो उसके अलावा जो जो ऑडियंस को मिलता है कि आपके किरदारों से स्पेशली, कि उसकी उनकी उनके मैनरिज्म है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो इडियोसिंक्रेसीज हैं, उनकी पेचीदगियां हैं, वो एक आई थिंक कहीं ना कहीं जो मल्टी डायमेंशनल जिसको कहेंगे, कि जो एक आपसे इंटरटेनमेंट मिलता है लोगों को, शायद उसमें मेरे ख्याल से इसी का दखल होगा। तो आपकी जाती जिंदगी में आप आपकी जो पत्नी है, मैंने पढ़ रहा था कि 1993 में आपकी पहली बार उनसे मुलाकात हुई, 1993 में। सो ऑलमोस्ट 3 दशक से आप उनको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहानी भी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प रही होगी, और मतलब अगर आप कुछ भी बताना चाहें आप। ट्वेंटी बहुत नाइन बहुत ईयर्स दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, मतलब इतना अद्भुत कहानी कि हम दोनों अपने रिलेशनशिप में ग्रो किए हैं। हम लोग 11वीं और 9वीं के बच्चे थे। मैं 11वीं में, 9th में थी। हम्म और बिल्कुल ही मैं ग्रामीण परिवेश का और वो मेट्रोज की, अर्बन। और हम्म पता नहीं वो होना था, क्या होना था, क्या पसंद आया हम दोनों को एक दूसरे में। हम्म और हम दोनों म्यूचुअली बाद के दिनों में ग्रो किए हैं, और अनसेड तरीके से एक दूसरे से सीखते भी हैं। हम्म और मैं तो ग्रो किया हूँ, मतलब मैं मेरी पत्नी की वजह से, नॉट सिर्फ मुझे सिनेमा के संघर्ष के वक्त पे वो काम आई कि वो घर चला रही थी और मैं मेंटल फ्री था। मेरे सोच के स्तर पे और समझ के स्तर पे, अ, मैं, मेरे घर में 3-4 महिलाएं हैं, मतलब मेरी पत्नी के सिवाय मेरी बच्ची है और एक दो लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हम्म तो मैं ज्यादातर महिलाओं के बीच में रहता हूँ और देखता हूँ, और मैं बहुत, तो मेरी पत्नी का बड़ा योगदान है उसमें। सिर्फ अभिनेता के स्ट्रगल में ही नहीं, इंसान को भी थोड़ा ठीक इंसान बनाने में। क्योंकि मैं भी एक आम भारतीय गांव का लड़का था, जैसी सोच मेरे गांव की बाकी लोगों की होगी वैसी मेरी भी थी, जो कि अब नहीं है। इवॉल्व हुआ हूँ। मेरी पत्नी बोलती है, मैं पूछा कि मैं इवॉल्व हुआ हूँ, तो मेरी पत्नी बोलती है तुम होना चाहते थे इसलिए हुए हो। क्या बात है, क्या मैं बात बोल है, रहा तेरा तुम्हारा क्रेडिट है, तुमने मुझे इवॉल्व किया। बोलती है नहीं, तुम होना चाहते थे इसलिए हुए हो, क्या बात मैंने है, नहीं किया है। क्या बात। एंड अपेरेंटली वो वीडियो गेम्स उनको पसंद है, आपको शायद पसंद नहीं मुझे वो दिन, वो ऐसा, वो कुछ तो खेलते रहती है, पता नहीं क्या है। उसमें फल वल दिखते हैं ऐसे लाल लाल, तरबूज खरबूज जैसे फल है मेरे ख्याल से उस गेम में। और फलों को ओके। काटना होता है। मैं बोलता हूँ खरबूज पपीता रियल में लाके काटो, क्या स्क्रीन पे काट रही हो। पंकज भाई, कुछ सवाल आपके आपके फैंस के हैं, मैं आपसे पूछना जी चाहूंगा। जी जी। कुणाल कुणाल शाह है, न्यू जर्सी, यूएसए से। द वन डायरेक्टर यू विश यू कुड हैव वर्कड विद फ्रॉम बैक इन द डेज, एंड द वंस यू रियली वांट टू वर्क विद इन करंट लॉट। कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ में आप, पहले जो डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ में आप काम करना चाहते थे, और आज के दौर के कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ में आप काम करना चाहते और मैं अनुराग बसु के साथ काम करने की बड़ी इच्छा थी, और अनुराग कश्यप के साथ भी, तिग्मांशु धूलिया के साथ भी, उन तीनों के साथ कर लिया उनके डायरेक्शन में। हैं? और नए दौर में मुझे अमित राय बहुत मजेदार लगे। इन सभी के साथ रिपीट का वापिस करने का मन है। अनुराग दादा के साथ करने का मन है। पिंक के जो डायरेक्टर थे, पिंक के अनिरुद्ध रॉय चौधरी, हम्म। तो वो मुझे बहुत पसंद है, उनके साथ काम करने की इच्छा है। ये है फर्नांडो। उनका सवाल है जी। कि शहनाज गिल said he is her favorite, so what is his opinion about it and what he wants to tell to her? अभी मेरे इंटरव्यू में रिसेंटली शहनाज गिल ने आपकी बड़ी तारीफ करी थी कि दैट हाँ पंकज हाँ हाँ, त्रिपाठी। मैं आई थिंक कुछ दिन पहले आया था ना, जिसमें वो बोली थी कि मैं उन लोगों की तरह अभिनेता बनना चाहती हूँ। जी जी उसकी हाँ, बात जी हाँ, कर रहे हैं। जी हाँ, हाँ करेक्ट। हाँ, मैं थैंक यू शहनाज, अगर ये बात सुन रही हैं तो शुक्रिया। हाँ, मुझे वो बतौर अभिनेता पसंद करती हैं, इसके लिए आभार, थैंक यू। मैं मेरे ख्याल से कुछ साल पहले तक मैं नहीं जानता था कि ये कौन लड़की है, क्योंकि मैं टीवी उतना बिग बॉस वगैरह देखा नहीं हूँ। उतना का बिल्कुल नहीं देखा हूँ, कभी नहीं देखा हूँ। तो बट वो काफी चर्चित और पॉपुलर चेहरा है। सो शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए शहनाज, और मेरी शुभकामना और स्नेह आपको है। आप जो करना चाहें वो करें, आपको वो राइट। मिले। मैं कभी, अब अचानक शहनाज बोले तो मुझे कुछ सिद्धार्थ की याद आ गई। कब बहुत लोगों को नहीं मालूम है, और मैं कभी बताया नहीं हूँ, सिद्धार्थ का समय जाना मेरे बहुत, एक वक्त पे हम लोग बहुत आदर करता था मेरा, और हम काफी कनेक्टेड थे हम दोनों।
बहुत पहले हमने साथ में एक सीरीज किया था 6-7 एपिसोड का, और बहुत मजे किए थे। पनवेल में शूटिंग थी उसकी, साथ में रहे थे। तो खैर, मुझे याद आ गया अचानक। हम्म, ये हैं सागर, टोरंटो कनाडा से। व्हेन इज कालीन भैया विल बी रिटर्निंग टू स्क्रीन टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज सन? कालीन भैया अपने बेटे का बदला लेने के लिए कब आने वाले? अब मुझे, मेरे ख्याल से तो प्लेटफॉर्म ही अनाउंस कर पाएगा कब कब आएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। यस, वी आर शूटिंग। आने का प्लान मुझे भी आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन आई थिंक मतलब कालीन भैया के पास में पूरा एकदम वजह है, एकदम हाँ। बेरहमी बेरहमी का सबूत देने के लिए जिस तरीके का एंडिंग हुआ है सीजन 2 का, जी 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 तो जी। दिलचस्प होना चाहिए। प्रतीक है सिडनी से। आप अपने हाउ डू यू इवेल्युएट योर ओन परफॉर्मेंस? अपने परफॉर्मेंस को आप खुद से कैसे आकलन करते हैं? क्या आप अपने खुद के फिल्म्स या शोज को देखते हैं और वो कह रहे हैं कि ह्यूज फैन, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग? शुक्रिया शुक्रिया प्रतीक। मैं देखता हूँ, कुछ सीन्स देखता हूँ, पूरा तो नहीं देखता हूँ। फिल्म हो तो पूरा देख लेता हूँ, या कई बार कुछ सीन्स देखता हूँ और मुझे कमियां दिखती हैं हर बार। हम्म। और मुझे लगता है कि थोड़ा काम मुझे इस एरिया पे थोड़ा और काम करना, क्योंकि क्राफ्ट है। तो वो जो नेचुरल होता है वो दरअसल नेचुरल नहीं होता है। वो नेचुरल किया बनाया जाता है कि लगे दिखने में। नेचुरल हम्म। कैसे होगा? तो अब मुझे क्राफ्ट की कमियां दिखती हैं बतौर एक्टर। मुझे हमेशा लगता है कि थोड़ा मुझे और मेहनत और काम करने की जरूरत है। और हर बार मैं अपनी परफॉर्मेंस देख के थोड़ा दुखी और निराश भी होता हूँ कि यार इसमें थोड़ी समस्या है। कुछ सीन में खुश भी होता हूँ, कुछ सीन में कि यार इसमें जो एक चीज मैंने ट्राई की थी, अटेम्प्ट करूंगा ये छोटी सी चीज, और लोगों ने उसको नोटिस कर ली, और या वो ट्रांसफॉर्म होके आ गई है स्क्रीन पे। जो बहुत ही माइन्यूट चीज मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिटेल्स को पहले नोटिस नहीं किए जाते थे 10 साल पहले परफॉर्मेंस में। अब ऐसा लगता है कि ऑडियंस भी मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठी है कि छोटे से छोटे मूवमेंट को हम, एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेंगे। क्या बात है। तहरीम, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। सर प्लीज मिस्टर पंकज, व्हाट ही वांटेड टू बी एज अ चाइल्ड एंड हाउ ही केम इनटू दिस इंडस्ट्री, व्हाट स्ट्रगल्स ही वेंट थ्रू बिफोर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री? जब आप बच्चे थे तो आप क्या बनना चाहते थे? क्या नाम? हाँ सर, नाम क्या बताया? तहरीम, तहरीम नाम है इनका। जब आप बच्चे थे तो तहरीर, आप क्या क्या बनना चाहते थे इंडस्ट्री में आने से पहले? किस तरीके का आपका स्ट्रगल का पीरियड रहा है, मशक्कत कैसी रही है आपकी इंडस्ट्री में आने से पहले? शुक्रिया तहरीर। मैं बचपन से तो मैं बिल्कुल एक औसत रूरल इंडिया का लड़का था, जिसके पास टेक्नोलॉजी, अखबार, रेडियो, न्यूज, मतलब टीवी कुछ नहीं था। तो इसकी वजह से चांद तारे और इमेजिनेशन पे बहुत काम करता था। और स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव था, दौड़ने भागने में रनर था, मैं हाई जंपर था। और चूंकि और कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं थे हमारे पास, इंफॉर्मेशन के या टेक्नोलॉजी के, ना रेडियो, ना अखबार, ना टीवी, तो इमेजिनेशन पे बहुत काम करते थे। और अब जाके मुझे मालूम नहीं, वो इमेजिनेशन मेरे सेकंड नेचर है और वो एक्टिंग में मदद करती है। कब और कैसे करती है कई बार मुझे भी मालूम नहीं चलता है। हम्म। तो और कैसे आया, ये लंबी जर्नी है, इसको एक आंसर मैं कैसे बताऊं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, फरदून सर के साथ भी हैं जिसमें पूरी जर्नी बताई है मैंने। सो बस सोचा और गांव से निकला, फिर एक्टिंग की ट्रेनिंग की। पटना में, दिल्ली में एक थिएटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जहाँ पे विदाउट फी, फ्री में एडुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहां से मैं फ्री में ट्रेंड एक्टर हूँ, विदाउट पैसे के। ऊपर से स्टाइपेंड मिलते हैं थोड़े से वहां ट्रेनिंग के। तो बस वो करके फिर मुंबई आ गया, और 15-20 साल लगे। ये पूरी जर्नी 24 साल की है। मेरे ख्याल से मैं 95 में शुरू किया था, और हाँ, 2022 मतलब, और काफी दिन हो गए, बहुत साल हो गए। ऑफ कोर्स। ये हैं एके फ्रॉम दुबई। व्हाट इज द मंत्रा ऑफ फ्लॉलेस एक्टिंग? आपके फ्लॉलेस एक्टिंग का मंत्रा क्या है? और व्हाट काइंड ऑफ रैपो डिड ही शेयर विद द लेट इरफान खान? इरफान खान साहब के साथ में आपके ताल्लुकात हाँ, कैसे थे? मेरे मंत्रा क्या बताऊं। पहले तो इरफान साहब तो हमारे प्रेम है, हमारे मतलब आदर्श हैं। उनको 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 ही देख के प्रभावित हुआ था, और मैं चाहता था उनकी तरह अभिनेता बनूं। और जब वो अस्वस्थ थे, बीमार थे, तो मैंने खुद प्रोड्यूसर से बोला कि मुझे एक सीन का रोल भी, उसने मुझे एक बड़ा रोल दिया था लेकिन डेट्स वर्कआउट नहीं हो पा रहे थे, तो मैं बोला मुझे एक सीन
का रोल मुझसे करवा लो, डेट नहीं है तो मैं एक दिन आ जाऊंगा। सो इरफान साहब के साथ मेरे जीवन के अब बतौर अभिनेता कमाई है वो एक सीन, क्या बात जो है, इंग्लिश मीडियम में है। क्या बात, और क्या बात है। उन्होंने बहुत, हमारी जनरेशन के बहुत सारे एक्टर को इंस्पायर किया है इरफान साहब ने। और वही होता है ना कि सफल होना और सार्थक होना, हम इस जीवन के इस इंटरव्यू के शुरू में बात किए थे। सार्थक होना। तो इरफान साहब एक सफल और एक सार्थक जीवन जी के अलविदा लिए, क्योंकि हमारे जैसे बहुत एक्टर को इंस्पायर करके गए। पंकज भाई, मेरा तजुर्बा ये है कि इरफान भाई के बारे में मैंने अगर किसी से भी बात करी है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ही मस्ट बी, मतलब आई न्यू हिम पर्सनली एंड ऑब्वियसली he was an extraordinary like human being, most importantly apart from being a fantastic actor, बहुत ही I think जी जी, कमाल के इंसान, बहुत। बहुत ही अद्भुत जहीन व्यक्ति थे, अद्भुत। मुझे एक डायरेक्टर बताए थे कि उन्होंने बोला था कि तुम जाओ पंकज को कहाँ सुनाओ। मैं मिला भी नहीं था, मैं उनको जानता भी नहीं था कि मतलब वो मुझे जानते होंगे। और वो उनके पास गए, बोले कि तुम इस रोल के लिए, एक एक्टर है पंकज त्रिपाठी, उसके पास जाओ और उसको सुनाओ, उससे मिलो। और उनका मैसेज आया डायरेक्टर का कि मुझे इरफान साहब ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। और मैं मैसेज पढ़ के उछल गया कि वो मुझे जानते हैं, मतलब मेरा काम देखा है उन्होंने, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया किसी को। तो मैं वो पढ़ के ही, ये मैं अब कभी जीवन में आज बता रहा हूँ पहली बार। खैर। हिमानिश चक्रवर्ती, सिलचर, इंडिया से। सर आप हाँ, इतना अच्छा और नेचुरल एक्टिंग कैसे कर लेते हो, कभी कोई खामियां ढूंढने से भी नहीं मिलेगा किसी को। मेहनत और प्रयास से, और खामियां होती हैं शिवानी, मुझे पता है। मैं कई बार देखता हूँ तो मैं सेल्फ असेसमेंट करता हूँ, तो खामियां हैं। और एक्सपेरिमेंट करने को के मौके कम मिलते हैं। पहले उस स्टेज में था भी नहीं कि एक्सपेरिमेंट करूं। अभी भी कई बार चिंता होती है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने जाऊं और बतौर ऑडियंस लोग इसको स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे। हालांकि मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं, बट वो अब मुझे कई कहानियां इन दिनों मिली हैं जिसमें मुझे लगता है कि मेरे पास वो स्कोप है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, परफॉर्मेंस, लुक, बाकी चीजें भी। तो बस मेहनत से करते हैं, और कमियां हैं वो आपको नहीं दिखती होंगी, हमें दिखती हैं कि कुछ खामियां हैं। और खामियां नहीं रहेगी तो फिर आदमी कैसा इंसान है, तो खामियां क्या होंगी ही बात, थोड़ी बहुत। क्या बात, क्या बात है। भाई ये प्रिया है डैलस टेक्सास यूएसए से। क्या हम पंकज और मनोज बाजपेयी को एक साथ एक किसी सीरीज में देख सकते हैं। हाँ, अम, मैं आज दोपहर में क्या दिया नाम बताया? प्रिया नाम है इनका, डैलस प्रिया, हाँ, टेक्सास। अरे प्रिया, ये चीज मैं सेम आज दोपहर में सोच रहा था हम्म। कि क्या ऐसा कुछ होगा क्या कि मैं और मनोज भैया कोई एक फिल्म सीरीज कोई में काम करें। तो मैंने सोचा उनको मैसेज करूंगा कि आप बोलो ना किसी डायरेक्टर को कि कोई ऐसी कहानी ढूंढे। आज मेरे मन में ये सवाल आया था जो आपका सवाल है। होपफुली, मेरी तो गैंग्स बहुत चाहत है। गैंग्स ऑफ वसेपुर में आप लोग साथ में थे, और मैं अपेरेंटली किसी होटल में शायद वो आप आए थे और आपने उनका कुछ आई थिंक क्या क्या हाँ, कहानी वो एक, थी। वो उनका एक स्लीपर छूट गया था, और मैं उस होटल में हाँ, नौकरी करता था। तो इस हाउस कीपिंग वाले बताया कि वो चप्पल छोड़ गए हैं। तो मैंने बोला यार मुझे दे दो। बोला अरे हाउसकीपिंग में जमा करना है, अगर वो क्लेम कर दिए तो। मैं बोला क्लेम कर देंगे तो मैं नया खरीद के उसी ब्रांड का लाके दे दूंगा। तो आपकी मुझे इसके दे दो, मैं रखूंगा। और मैंने वो रख के पहना था उनका चप्पल, चरण पादुका वो। क्योंकि इंस्पायर किए हैं ना। बिहार के एक गांव से एक लड़के को हिम्मत कैसे आ सकती है एक्टर एक्टर बनने की? कोई तो चाहिए ना रेफरेंस कि यार एक एक एग्जाम्पल है जो जो ये इस हमारे छोटे इलाके से निकल के बना है, या हमारे जैसे इलाके से एक स्मॉल टाउन कस्बा गांव का रहने वाला। तो उनके बदौलत वो प्रेरणा, वो हिम्मत हुई कि हम भी सपने देख सकते हैं। आपकी इसके बारे में बात हुई मनोज भाई से। हाँ हाँ, बिल्कुल हुई है। एक एक पिछले साल हम क्रिटिक्स चॉइस में हम दोनों, वो बेस्ट एक्टर थे, मैं सपोर्टिंग एक्टर था। वो भोसले के लिए, और मेरे ख्याल से मैं मिम्मी गुंजन सक्सेना के लिए, वो क्रिटिक्स चॉइस जो होता है बॉम्बे में। तो हम दोनों थे। तो मनोज भैया ने बोला कि मेरी तो यही कमाई है, देखिए जो बैठा हुआ है।
क्या बात है। तो एक तो ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो कैटेगरी जो है वो पंकज त्रिपाठी के लिए हटा देना चाहिए। लोग बहुत नाराज होते हैं कि अगर पंकज त्रिपाठी अगर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है तो फिर बेस्ट एक्टर कौन था। जब आप अपने करियर के पे पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन सा ऐसा लम्हा है जिसको आप चाहते हैं कि आप उसको फिर से आप एक बार फिर से जीने की कोशिश करें। चूंकि मैं अभी 47 का हूँ, तो मैं नहीं, लगभग हमारे मिडिल एज ग्रुप के सारे लोग चाहते हैं कि बचपन एक बार वापस से जिया जाए, और बुजुर्ग होने के बाद चाहते हैं कि जवानी एक बार वापस से जी जाए। ये इंसानी चाहत है। हर कोई स्मृतियां, जो मेमोरीज हैं हमारे, वो बार बार खींचती है ना क्या कि बात यार जो बीत गया वो बहुत अच्छा था, वो उस वक्त बुरा था लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऑफ कोर्स इस वक्त मैं चाहता हूँ कि बचपन को रिविजिट कर लूं अगर संभव हो तो। और मैं रिविजिट तो नहीं करता हूँ, यही कारण है कि मैं हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने गाँव में होता हूँ। है। 2 दिन के लिए सही गाँव अपने जाता हूँ। अच्छा पंकज भाई, अगर आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि उस गांव के तालाब में जाके फिर से तैरने की तुम कोशिश करो, आप क्या प्रेफर करेंगे। नहीं, मैं बोलूंगा कि मैं हीरे जवाहरात तो रखो, मैं आता हूँ तैर के फिर ये भी ले लूंगा। लेकिन लेकिन आई थिंक वो जो तालाब का जो आपका आई थिंक गांव का जो तालाब है वो याद तो आता होगा। हाँ, मतलब वो तालाब नहीं है, वो स्मृतियां हैं, यादें हैं। वो सिर्फ स्विमिंग नहीं है। हम्म। वो पानी का संघर्ष है। तो उसको कैसे भूलेंगे? उसको भूल जाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना। क्या बात है। नॉट स्विमिंग, वो तो एक मेटाफोरिकल चीज है, एक तालाब और स्विमिंग। बाकी उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। क्या बात है। आ, कालीन भैया या माधव मिश्रा में से कौन सा ऐसा किरदार है जिसके साथ में आप दोस्ती करना माधव मिश्रा। कालीन भैया चाहेंगे। से दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी। माधव अपने टाइप का माधव है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है इन फॉलोइंग एक्टर से तो आप इनसे क्या पूछेंगे। अली फजल से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें। पूछो और कैसे हो, नहीं उससे सवाल पूछना होगा मुझे, अली का। हम क्या पूछूंगा? कैसे हो ही पूछूंगा। दिव्येंदु से अगर कोई सवाल पूछना चाहे। देवेंदु से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हाल है? मैं सबसे मिलता हूँ तो पहली चीज मैं करता हूँ, अरे क्या हाल है देवेंदु, क्या हाल है अली। तो इसके बियॉन्ड मुझे याद ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या पूछूंगा इस वक्त। रसिका दुग्गल से कैसे अगर हो? आप रसिका दुग्गल से अगर कुछ पूछना चाहें। रसिका दुग्गल से तो रसिका को देखते ही ना, अच्छा वो तो ऊर्जा भर देती है। जो हंसती है ना तो लगता है कि उसकी हंसी उस कमरे में पसर गई। हम्म। लेकिन हाँ, तो आप रसिका। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि रसिका दुग्गल मिर्जापुर में और रसिका दुग्गल बाकी सारे किरदारों में किस किस्म का उसके अंदर जो डिफरेंस है। शी हाँ, बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। लेकिन करेक्ट। मिर्जापुर में एक तरफ बाकी सारे किरदार एक तरफ, ये आपको लगता है। हाँ हाँ, रसिका का मैंने तो बाकियों को कम देखा है, बट रसिका विलक्षण एक्ट्रेस है, कमाल की अभिनेत्री है। हम्म। बहुत अद्भुत करती हैं, और उतना ही बढ़िया ह्यूमन बीइंग भी है। कोई भी ऐसा किरदार जो आपने देखा हो किसी भी कंटेम्प्रेरी एक्टर के आपके कंटेम्प्रेरी में जो कि आपको लगता होगा कि बहुत ही हिम्मत का रोल है। हाँ, मेरे ख्याल से पिछले साल ट्रांस देखी थी फहद फाजिल की फिल्म, उसमें लगा था कि यार ये बहुत, आई थिंक, हाँ पिछले साल देखी थी, 2 साल पहले। नहीं, और मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। हम्म। असल में फिल्मों से संबंधित सवाल में पिछड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं, मेरे पास उनका स्टॉक नहीं है उतना। ओके। अगर अमिताभ बच्चन के साथ में आपको एक दिन गुजारना हो तो आप किस तरीके से गुजारना चाहेंगे। हाँ, मैं तो बस उनको उनको वापस इलाहाबाद का एक्सपीरियंस करा दूंगा। वो लोग आइए बम में, और बहुत मजा आएगा, उन्हें भी आनंद आएगा, मुझे भी आएगा। हम बहुत बातें करेंगे। मैं मिला था, पिछले दिनों मिला था, तो ऐसा हमारा कनेक्ट 2.5 मिनट में बन गया था। बिल्कुल। मुझे वो उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति मिल गए थे विद इन सेकेंड। अब मिर्जापुर सीजन 3 की ऐसी क्या खासियत होगी जो कि आपको लगता है कि इस साल का सबसे सबसे पॉपुलर या सीरीज होने आई वाला थिंक राइटिंग राइटिंग एक खासियत होगी, जिस किस्म से राइटिंग और एग्जीक्यूशन है गुरु का। है। ओके। आखिरी सवाल, कौन सा ऐसी आपकी जिंदगी का फलसफा है। मेरी जिंदगी का फलसफा, हम्म। कुछ नहीं, सार्थक होना, मीनिंगफुल बनाओ जीवन को, अर्थ दो। अर्थ तो लाइफ का एक मीनिंग, अर्थ तो होना चाहिए ना।
क्या बात। जब अर्थ कमा लिए, दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ पैसे को बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा अर्थ मीनिंग को बोलते हैं। क्या बात। तो जीवन में अर्थ, दोनों अर्थ जरूरी हैं। एक अर्थ जीने के लिए, और एक अर्थ जीने को अर्थ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच पंकज भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और आपको भी शुभकामनाएं। अब मुझे मालूम चला आप कनाडा शिफ्ट हुए, वहीं आएंगे कभी तो मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक जी यू सो मच। जी, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। दोस्त, शुक्रिया थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया, बाय। That's all we have from Connect FM Canada. Stay connected.